नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसवी संजय में। एमपीपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण कमीशन की सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ही बोला जाता है। इसे एनएचआरसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या बोलते हैं। तो अपने पढ़ने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन कब हुआ उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसकी संरचना क्या है, कौन सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है उसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है उनकी चर्चा करेंगे, साथ में एनएचआरसी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो में अपन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र के इसके बारे में कहा है कि यह सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। देखो, अधिकार मतलब होता है जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता, समानता, आपके लिए काम करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अच्छे से जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार। ये सभी अधिकार हैं जो मानव अधिकार किए जाते हैं। यह लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म या किसी भी अन्य भेदभाव के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यह सभी मानव को प्राप्त होते हैं और सभी मानव के लिए देना जिम्मेदारी सरकार की, इस विश्व की होती है। तो ऐसे अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के सभी मानव को प्राप्त होते हैं और सभी मानव को प्राप्त होने चाहिए, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। इसमें न धर्म की बाउंड्री होती है, न जाति की, न लिंग की, न राष्ट्रीयता की। मानवाधिकार विश्व के किसी कोने में जाओ तो वो आपको मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो भारत सरकार ने मानवाधिकार के संरक्षण के लिए स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा के अधिकार, काम के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, इन काम पर फोकस करने के लिए, इन से संबंधित विशेष मुद्दों के समाधान के लिए एक आयोग की कल्पना की, एक आयोग का निर्माण किया। उसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोला जाता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है उसका गठन भारत में 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया है ना। आपको याद रखना है कि 1992-93 में बहुत सारे आयोग का गठन किया गया था। आगे अपन उनको पढ़ेंगे भी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। लगभग 27 साल हो चुके हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया। भारत की संसद ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक अधिनियम पारित किया, एक कानून बनाया। उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन किया गया। यह एक सांविधिक आयोग है, सांविधिक निकाय है या सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग या सांविधिक निकाय वह होता है जो संसद या किसी राज्य विधान के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा उसका गठन किया जाए, उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। और इस अधिनियम में उस आयोग या उस संस्था की सारी शर्तें, सारी कर्तव्य, सारी शक्तियों की व्यवस्था की जाती है। तो या तो संसद बना सकती है, राज्य विधान सभा बना सकती है, किसी अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है, उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। और उस अधिनियम के द्वारा ही उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके कार्य उसमें दिए होते हैं। तो आपसे क्योंकि एमपीपीएससी में पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक, है ना, या केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा पारित। तो ये कौन सा है? सांविधिक आयोग है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक आयोग है या सांविधिक निकाय है। यह बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसका निर्माण किसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। जिसका निर्माण अधिनियम, एक्ट, कानून के द्वारा किया जाए उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। कहां पे है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहां पे है? दिल्ली पे। अगर ये आयोग चाहे तो केंद्र सरकार की सिफारिश करके इसका आयोग कहीं और भी करवा सकता है, लेकिन वर्तमान में कहां है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान कार्यालय नई दिल्ली में है। तो ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि मानव अधिकार, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार एक प्रकार से केंद्रीय संस्थान है, तो उसका आयोग भी कहां पे है? नई दिल्ली में है, जहां पर भारतीय बहुत सारे केंद्रीय संस्थानों के कार्यालय पहले से मौजूद हैं। अब अपन देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी संरचना क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी क्या योग्यताएं होती हैं। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं।
इसमें अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं। पदेन सदस्य मतलब जो किसी और पद पे बैठे होते हैं लेकिन वो मानवाधिकार के साथ बैठ के कार्य करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष, देखो मानवाधिकार आयोग में आपको याद रखना है कि अध्यक्ष के लिए जो योग्यता है वो है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। मतलब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं भारत के, उनको मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हो उनको ही क्या बनाया जाता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसकी तो योग्यता आप समझ गए क्या है। इसकी योग्यता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो रहे हों, तभी आप राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है उसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर सदस्य की बात करें तो एक सदस्य का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या पहले रहा हो। मतलब कि जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश है उसको भी बना सकते हैं सदस्य, और रिटायर भी हो चुका है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसको भी सदस्य बना सकता है। मतलब जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहा है वह भी सदस्य बन सकता है, और जो रिटायर हो गया है वह भी सदस्य बन सकता है। एक सदस्य होना चाहिए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना हो। मतलब भारत के विभिन्न राज्यों में जो उच्च न्यायालय है जिन्हें हाईकोर्ट कहा जाता है, उनका मुख्य न्यायाधीश भी इसका एक सदस्य बनाया जा सकता है। दो सदस्य ऐसे होते हैं जो मानवाधिकार को जो व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को, दो सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार अपन देख लेते हैं कि अध्यक्ष के लिए जरूरी शर्त है कि वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य के लिए जरूरी शर्त है कि वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। एक सदस्य के लिए जरूरी शर्त है कि वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। इसका दो सदस्य वैसे होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार या मानव अधिकार के रूप में उन्हें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि मानव अधिकार होते क्या है, मानव अधिकार किस प्रकार से मानव अधिकारों से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सकता है। जो यह नॉलेज रखता है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। ऐसे सदस्य कितने होते हैं? दो। तो एक सदस्य, दो सदस्य और दो चार सदस्य और एक अध्यक्ष मिला के क्या हो गए, ये इनकी विशेष रूप से इनकी योग्यताएं हैं। इसके बाद चार होते हैं क्या, पदेन सदस्य। चार पदेन सदस्य को कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। इसे आप कैसे एससी कमीशन और एसटी कमीशन, जो नेशनल एससी कमीशन और नेशनल एसटी कमीशन होता है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित कार्य देखते हैं, उनके अध्यक्ष को इसका पदेन सदस्य बनाया जाता है। कौन कौन से? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये चार अध्यक्ष जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं किसके? मानव अधिकार आयोग है जो भारत का, उसके चार पदेन सदस्य होते हैं। मतलब जो अध्यक्ष इधर पे है वो उधर जाके सदस्य बन जाएगा, जो इधर पे अध्यक्ष है वो उधर जाके सदस्य बन जाएगा। मतलब इधर का अगर इधर पे अध्यक्ष चेंज हो गया तो उधर पे जो सदस्य भी एक प्रकार से चेंज हो जाएगा, और जो इन चारों में अध्यक्ष रहेगा वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेगा। तो कुल मिला के एक अध्यक्ष हो गया, है ना, दो विशेष योग्यता वाले, दो विशेष ज्ञान वाले सदस्य हो गए, और चार होते हैं पदेन सदस्य। तो इन सभी लोगों से मिलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था बनती है। इसकी कंडीशन आपको याद रख लेना है। वीडियो को आप दोबारा जाके रिपीट करके देख लें कि इसकी कंडीशन है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही क्या बन सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है वो सदस्य बन सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, और जो है भी वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश वर्तमान में कार्य कर रहा है वह भी सदस्य बन सकता है, जो रिटायर हो गया है वह भी सदस्य बन सकता है। और एक सदस्य उच्च न्यायालय जो किसी राज्य के हाई कोर्ट में जिसमें मुख्य न्यायाधीश है या जो पहले रहा है वह इसका सदस्य बन सकता है। दो ऐसे व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं जिन्हें मानव अधिकार का ज्ञान होता है। और पदेन सदस्य में आपको चार आयोग के नाम याद रखने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष। अब यहाँ पे आपको एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इन सदस्यों का जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, पदेन सदस्य हैं,
तो पदेन सदस्य को तो नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से नियुक्त है अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ये जो 5 लोग हैं, ये जो सदस्य ये हैं अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी और सदस्य दोनों का क्या किया जाता है? चुनाव या नियुक्ति की जाती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के क्या होते हैं? उपसभापति। राज्यसभा के कौन होते हैं? उपसभापति, क्योंकि सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति नहीं होता इसमें शामिल, कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति। भारत के गृह मंत्री शामिल होते हैं और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो कितना सदस्यीय दल है ये? कितनी सदस्यीय समिति है? 6 सदस्यीय। भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के गृह मंत्री और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। तो कुल मिलाकर ये 6 लोग अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव करते हैं और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति इन सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करता है। तो मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के गृह मंत्री और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, मतलब राज्यसभा के भी विपक्ष के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि विपक्ष किसे बनाना चाहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, वो भी सुन लिया जाता है, और जो भारत सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो किसे बनाना चाहते हैं वो भी सुन लिया जाता है, और ये सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति को इन सदस्यों और अध्यक्ष के नाम की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर लेता है। तो डायरेक्ट राष्ट्रपति न चुन के क्या एक 6 सदस्यीय समिति चुनती है। और इनकी कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष सदस्य के कार्यकाल 70 वर्ष या 5 वर्ष, जो चीज पहले हो जाए वो 70 वर्ष या 5 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल या तो 70 वर्ष की उम्र हो जाए या 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाए। 70 वर्ष की उम्र या 5 वर्ष का कार्यकाल। ऐसा इसलिए होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष में तो क्या होगा? रिटायर होगा। उसके बाद उसको सही है ना, नहीं तो ये क्या है कि मुख्य न्यायाधीश इसके रिटायरमेंट के बाद जब 5 वर्ष कार्य करेगा तो 70 वर्ष का, 65 वर्ष में इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। 5 वर्ष यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहने का इसको समय मिलता है। इसीलिए उम्र क्या रखी गई है कार्यकाल की, इनकी पदावधि क्या है? 70 वर्ष या 5 वर्ष जो पहले हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति ही 65 वर्ष के बाद होने की संभावना रहती है, तभी वो सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इसकी उम्र या इसके कार्यकाल अधिक रखा गया है, या तो 70 वर्ष हो जाए या 5 वर्ष हो जाए। तो अपन ने संरचना देख ली और कार्यकाल क्या है, या तो 70 वर्ष या 5 वर्ष। ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या कार्यकाल 70 वर्ष या 5 वर्ष जो पहले हो वह होता है। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसके कार्य कौन कौन से हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। जो भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले आते हैं उनकी जांच करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। लेकिन वो सिर्फ जो 1 साल के अंदर मामले घटित हुए हैं या जो ऐसी घटनाएं हैं जिनमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और वो 1 साल के अंदर है, उन्हीं मामले की जांच कर सकती है। मान लो अगर वो 1 साल से अधिक हो गया है तो उसकी डायरेक्ट जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। तो इसकी समय सीमा क्या है? 1 वर्ष के अंदर घटित कोई मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला की जांच ही कर सकता है। तो इसकी समय सीमा याद रखना, 1 वर्ष के अंदर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जेलों और बंदीकरण की स्थितियों की जांच करता है कि जेलों में किस प्रकार की व्यवस्था है, बंदियों को एकदम मजबूर तो नहीं किया जा रहा, गंदी स्थिति में नहीं रखा जा रहा, ज्यादा संख्या में कैदियों को तो नहीं रखा जा रहा। तो कैदियों के भी मानवाधिकार हैं, जिन लोगों को सजा है, जिनने कोई अपराध किया, उनके भी मानवाधिकारों की
होते हैं और उनकी रक्षा के लिए जेलों और बंदीगृह की स्थिति की जांच करता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार उनमें सुधार की भी सिफारिश करता है कि जेलों में कैदियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, बंदीगृह में बंदी जो गृह हैं, जो जेल हैं, उनमें क्या है, साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, थोड़ी अच्छा भोजन भी दिया जाना चाहिए। तो वह जेलों और बंदीगृहों की स्थिति की जांच भी करता है और उनमें सुधार की सिफारिश भी करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण विधिक उपाय, मतलब मानवाधिकार, लोगों के पास कौन कौन से मानवाधिकार हैं, वह किस प्रकार उनसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मानवाधिकार को प्राप्त कर सकते हैं या मानव अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है उसे रोक सकते हैं, उसके लिए जन जागरूकता, एक प्रकार से मानवाधिकारों के प्रति जो सजगता है, जो जागरूकता है, उसको फैलाने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार करता है। मतलब मामले की जांच करना, जो स्थिति मानवाधिकार के संबंध में अच्छी स्थिति हो सकती है उनकी सिफारिश करना और मानव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना, है ना। और मानव अधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को क्रियान्वयन करना, मतलब जब भारत सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को जब स्वीकार करती है और उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात होती है या मानवाधिकारों की बात होती है, तो उसका क्रियान्वयन करना, कैसे इस मानवाधिकार संधि या समझौते को लागू किया जाए, इसमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू हो सकता है, इसका क्रियान्वयन भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रयास करता है कि जो एनजीओ मानवाधिकार में कार्यरत उनकी सहायता करें, उन्हें प्रशिक्षण दें, उनकी प्रशंसा करें, आदि चीजें। जो एनजीओ मतलब कोई गरीबी मिटाने में लगा है, कोई स्वच्छता में लगा है, कोई काम देने में लगा है, तो जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वह अच्छी कार्य करते हैं, तो उनके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सहायता प्रदान करता है, उनको संरक्षण देता है और उनकी सराहना भी करता है। यही प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। एक बार और फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में, छोटे रूप में, कि मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करता है 1 वर्ष के अंदर वाले मामले, जेलों और बंदीगृह की स्थितियों की देखरेख करता है और यह सुधार के उपाय देता है कि किस प्रकार उनमें सुधार किए जाने चाहिए। मानव अधिकार संरक्षण के प्रति विधिक उपाय के प्रति जन जागरूकता फैलाता है, एक प्रकार से जो मानव संरक्षण के जो उपाय हैं, कानूनी उपाय हैं, उनके प्रति उनका प्रचार प्रसार करता है। मानव अधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का क्रियान्वयन भी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। और मानव अधिकारों के प्रयास में जो एनजीओ लगे हुए हैं उनकी सहायता करता है, उनकी सराहना करता है और उनकी प्रशंसा करता है और उन्हें प्रशिक्षण भी देता है। यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्योंकि 1948 में पेरिस में 10 दिसंबर के दिन पहली बार मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, तो इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के नाम HL दत्तू है। HL दत्तू है, आपको याद रखना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। इसके बाद करें तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किस पर? उच्चतम न्यायालय की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, असमर्थता के मामले में, पागलपन या दिवालिया होने पर उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसके लिए पहले उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी। मतलब उच्चतम न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है सदस्य और अध्यक्ष दोनों को। वेतन की बात करें तो वेतन अध्यक्ष और सदस्य दोनों का वेतन केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। एक बार वेतन देना शुरू हो गया तो उसको एकदम घटाया नहीं जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और सदस्य और अध्यक्ष को किसी अन्य नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाता। एक बार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अध्यक्ष बन जाता है वो भारत सरकार की किसी अन्य नौकरी में क्या हो सकता, पात्र नहीं हो सकता है। यह बात आपको, ये जो जितने भी संवैधानिक और इस प्रकार के पद हैं जिसमें न्याय की बात की जाए या जिसमें अधिकार की बात की जाए तो उसमें क्या है, अधिकतर जगह पे आप पुनर्नियुक्ति होती है, ना ही क्या हो सकती है किसी अन्य नौकरी में पात्र हो सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष भारत सरकार की किसी अन्य नौकरी के पात्र नहीं होते। यह बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार।